इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्सेस के बारे में। बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, फ्रिक्शन, स्टॉपिंग फोर्स, थिंकिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, हुक्स लॉ, force and mass acceleration, Newton's first law and Newton's second law. All are these things we are going to discuss in this video. सबसे पहले कि फोर्स है क्या। फोर्स असल में एक पुश या एक पुल है किसी भी चीज़ की। किसी भी चीज़ को आप खींचते हैं अपनी तरफ या आप किसी भी चीज़ को अपने आप से दूर धकेलते हैं, दोनों हिसाब से वो फोर्स ही कहलाई जाएगी। आप पुश करें तो भी फोर्स है, आप पुल करें तो भी फोर्स है। कुछ एग्जांपल्स उसके ये हैं। फ़र्ज़ करें दिस पर्सन इज़ ऑन द ग्राउंड। इसको ग्राउंड की डाउनवर्ड वेट की फोर्स है। इसको वेट जो है वो डाउनवर्ड जो है वो खींच रहा है। इन द सेम वे इसको उसी वेट के बराबर एक इक्वल बराबर और उस डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। वेट इसको फोर्स लगा रहा था नीचे की तरफ और ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन जो है इसको अपोजिट में लग रही है। यहाँ इक्वल का मतलब ये है कि जितनी फोर्स उसकी थी इतनी ही फोर्स इसकी भी है। तो अब इस हिसाब से हमारे पास जो है ये पैराट्रूपर है। अब इस पैराट्रूपर को भी एयर रेजिस्टेंस है जो एक्ट करती है इसको अगेंस्ट एनीथिंग मूविंग थ्रू एयर। जो भी कोई चीज़ एयर से आगे की तरफ मूव करती है तो उसको हवा जो है एक एयर रेजिस्टेंस देती है और हम उसको ड्रैगिंग फोर्स या ड्रैग कहते हैं। ये भी एक किस्म की फ़ोर्स है। अब ये जो कार को फोर्स लग रही है ये फोर्स फ्रिक्शन कहलाई जाती है और ये फ्रिक्शन एक्ट अगेंस्ट एनीथिंग मूविंग। जो भी चीज़ मूव करती है उसको फ्रिक्शन की फ़ोर्स मूव करने नहीं देती और मूव करने को उसको रोकती है। तो फ्रिक्शन भी इसके हिसाब से फ़ोर्स है एक। अब ये जो बहरी जहाज़, ये शिप पानी के अंदर तैर रही है, इसको जो पानी का अंदर से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये फोर्स चीज़ों को अफ्लॉट करने में मदद देती है। अब ऐसी कोई भी चीज़ जिसको डायरेक्शन हो, जिस तरह इसको डायरेक्शन नीचे है, इसको डायरेक्शन अपवर्ड है, इसको डायरेक्शन अपोजिट है, इसको डायरेक्शन अपवर्ड है, सबको कोई ना कोई डायरेक्शन है और जिस भी क्वांटिटी को डायरेक्शन होगा हम उसको वेक्टर कहते हैं। इसलिए फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसको डायरेक्शन है और उसको साइज़ यानी मैग्नीट्यूड है। ऐसा यूनिट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट जो फोर्स का है वो है न्यूटन और फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन्स के अंदर। जो स्मॉल फोर्सेस हैं कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। ये जो स्प्रिंग बैलेंस है जिससे बहुत सी चीज़ों को हम तोलते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं इनकी मदद से हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हम इनके अंदर फोर्स को मालूम कर सकते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमें बताता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स चीज़ पर ना हो। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है कि जहाँ चीज़ पड़ी है उसको बाहर वाली कोई भी फोर्स नहीं लग रही। अगर उसके पास हवा भी नहीं लग रही और किसी भी किस्म की कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही तो ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में यानी स्टेशनरी में रहेगा। अगर वो मूव कर रहा है तो वो हमेशा हमेशा मूव करता रहेगा। लेकिन जिस स्पीड से वो मूव करता रहेगा वो स्पीड कहलाई जाएगी स्टेडी स्पीड या कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड या फिर आप कहें सेम स्पीड। लेकिन वो भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। जिस तरह आपका बाल होता है आगे की तरफ जाता है और जाते जाते वो रुक जाता है, उसको रोकने वाली चीज़ एक तो हवा होती है, दूसरा उसको रोकने वाली चीज़ ग्राउंड होती है। न्यूटन कहता है कि अगर आप बाल फेंकें और वहाँ ना हवा हो ना वहाँ फ्रिक्शन हो और कोई भी चीज़ ना हो तो बाल जिस स्पीड से आगे की तरफ जा रहा होगा वैसे ही बहुत दूर तक चलता जाएगा, कोई भी उसको रोकने वाला नहीं होगा। स्पेस के अंदर जहाँ कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं हैं वहाँ सेटेलाइट जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं एट अ स्टेडी स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। आप कह सकते हैं कि हो सकता है न्यूटन का कोई मतलब प्रूफ दें। तो प्रूफ ये है कि ज़मीन के इर्द गिर्द जो भी सेटेलाइट घूमती हैं उन सेटेलाइट को कोई भी फोर्स नहीं लगती क्योंकि ज़मीन के इर्द गिर्द ऊपर हवा नहीं है, स्पेस के अंदर हवा नहीं है। जब हवा नहीं है, कोई भी चीज़ उनको खींचने वाली नहीं है, तो उनको अगर एक मर्तबा हम चला लेते हैं तो फिर वो चलते ही रहते हैं, फिर वो डिस्टर्ब नहीं होते, फिर वो हमेशा चलते रहते हैं फॉर एवर। इस तरह ये जो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, अगर फोर्सेस बैलेंस होंगी, तवाज़ुन में होंगी, देन दे कैंसिल ईच अदर। ये ऊपर वाली फोर्स और ये जो डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस हैं दोनों आपस में बराबर होंगी तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी।
द ऑब्जेक्ट बिहेव्स एज इफ देयर इज़ नो फोर्स ऑन इट एट ऑल। ऑब्जेक्ट को बिहेव इस तरह से लगेगा कि जैसे उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, जबकि वो खुद भी एक फोर्स डाउनवर्ड है और उसको अपवर्ड फोर्स भी लग रही है, लेकिन दोनों फोर्सेस बराबर हैं। इसी वजह से ही इज़ नॉट फीलिंग दैट देयर इज़ फोर्स और नॉट। इसी वजह से उसको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही कि वैसे फोर्स कोई है या नहीं है। बैलेंस फोर्सेस का एक और मिसाल ये है कि जिस तरह ये पैराट्रूपर या जो स्काई डाइवर होते हैं, स्काई डाइवर जो हैं वो फॉल करते हैं स्टेडी स्पीड में जब वो पैराशूट खोलते हैं। जैसे ही वो पैराशूट खोलते हैं तो पैराशूट के अंदर हवा जाती है। पैराशूट के जो खुला हुआ हिस्सा होता है उसमें जैसे हवा जाती है तो हवा जो है उस पैराशूट को रोकती है, और उस रोकने की वजह से वो पैराशूट आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता है। अब वो जो चीज़ नीचे की तरफ उनको खींच रही है वो ग्रेविटी है। तो जिस स्पीड से पैराशूट खोलने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस उसकी जो होती है, एयर की जो रुकावट है वो एग्जैक्टली बैलेंस होती है बाय द एयर रेजिस्टेंस पुशिंग अपवर्ड्स। इस तरह से अगर हम आपसे ये पूछें कि ये जो गाड़ी है इसको आगे की तरफ सिर्फ फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ इसको आगे की तरफ ही फोर्स है, तो क्या ये बैलेंस होगी या अनबैलेंस? ये फोर्स अनबैलेंस होगी क्योंकि ये सिर्फ आगे की जानिब है। अगर ये गाड़ी है और इसको आगे की जानिब इतनी फोर्स है और पीछे की जानिब बिल्कुल थोड़ी फोर्स है, फिर भी ये जो गाड़ी है वो थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि ये पीछे वाली जो फोर्स है, बैकवर्ड जो फोर्स है, वो बिल्कुल कम है। इस वजह से ये दोनों फोर्सेस भी आपस में अनबैलेंस फोर्सेस हो गई, और अनबैलेंस फोर्सेस होने की वजह से वो मूव करेगा जहाँ के फोर्स ज़्यादा है। इस तरह से अगर सी में हम देखें तो इधर से भी फोर्स, बैकवर्ड और फ्रंट दोनों जो फोर्सेस हैं वो दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं। तो ये ना ऑब्जेक्ट आगे मूव कर पाएगा ना ये ऑब्जेक्ट पीछे मूव कर पाएगा, क्योंकि ये फोर्सेस बैलेंस हो गई, तो गाड़ी एक ही जगह अटकी रहेगी या एक ही जगह खड़ी रहेगी। ये जो गाड़ी है इसको जो ज़्यादा फोर्स है वो पीछे की जानिब है और आगे की तरफ उसको कोई भी फोर्स नहीं है। इस वजह से ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ ही जाएगी, तो ये फोर्स भी अनबैलेंस फोर्स कहलाई जाएगी, क्योंकि इसको दोनों तरफ से फोर्स बराबर नहीं है। बैलेंस्ड एंड फोर्सेस के हिसाब से अगर हम देखें तो बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करें। ऑब्जेक्ट या तो स्टेशनरी ही रहेगा या मूव करेगा विथ अ कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड के साथ मूव करेगा आराम आराम से। तो अनबैलेंस फोर्सेस के अंदर या तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा या ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव करने की आगे से और पीछे से उसके बराबर फोर्सेस हैं। बराबर फोर्सेस होने की वजह से वो ना आगे वाली फोर्स इंक्रीज़ कर रहा है ना पीछे वाली फोर्स इंक्रीज़ कर रहा है, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी उसकी आखिर तक रहेगी। तो सेम स्टेशनरी या कांस्टेंट स्पीड उसकी रहेगी या स्टेडी स्पीड उसकी रहेगी, या फिर हम उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कहें, सेम स्पीड कहें, बात सेम है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर अगर हम देखें, इफ़ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर अनबैलेंस्ड देन द ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट जो है उसकी फोर्सेस एक ज़्यादा है और एक कम है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड में तब्दीली आएगी, चाहे फिर वो तब्दीली कमी में आए, उसकी वेलोसिटी स्पीड कम हो, चाहे उसकी ज़्यादती में आए यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा हो। इट विल बिगिन टू मूव स्पीड अप और स्लो डाउन और स्टॉप। अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से या तो उसकी स्पीड अप हो जाएगी, आगे की तरफ होगी तो ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, या अगर उसकी पीछे की जानिब फोर्स ज़्यादा होगी तो वो स्लो हो जाएगी, या फिर अगर दोनों की तरफ रुकावट है तो वो फोर्सेस उसको स्टॉप कर देंगी। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस गाड़ी को ये चीज़ें कर सकती हैं। फ्रिक्शन एंड स्टॉपिंग फोर्सेस के बारे में हम अभी समझते हैं। अगरचे कुछ टाइम हम कहते हैं कि फ्रिक्शन बिल्कुल ख़राब चीज़ है, मगर फ्रिक्शन हकीकत में बहुत हमारी हेल्प करती है। मिसाल के तौर पर जो कार का ब्रेकिंग सिस्टम है, ये अगर हम टायर के ऊपर, अगर रोड के ऊपर टायर लगी होती तो कार का ब्रेक ही ना लगता। कार का ब्रेक फ्रिक्शन की वजह से लगता है। अगर कार के टायर्स के अंदर ये जो छोटे छोटे पैटर्न्स होते हैं अगर ये ना होते और टायर के बिल्कुल वो स्मूथ होता और उसका हम शीशे का टायर बनाते तो ये कभी भी गाड़ी ब्रेक नहीं लगा पाती एंड गिविंग। इसीलिए जो फ्रिक्शन है एक किस्म की हमारे लिए नेमत है। और जो शूज़ हैं जो ग्रिप करते हैं ग्राउंड के ऊपर, मिसाल अगर एक स्लिपरी सरफेस होता है तो हम वहाँ स्लिप हो जाते हैं, और स्लिप होना कोई अच्छी बात नहीं है। स्लिप होने से जो हमें चीज़ बचाती है वो फ्रिक्शन है। तो इसलिए फ्रिक्शन चाहे बहुत सारी चीज़ों में हम उसको कहते हैं कि ना हो, लेकिन उसके काम भी बहुत सारे हैं।
ये जो ब्लॉक है इसको अगर हम जेंटली पुल करेंगे तो ये आज पहले तो फ्रिक्शन जो है इसको कहेगी, कोशिश करेगी कि मैं इसको स्टॉप करके रखूं, मगर जैसे ही हमारे हाथ की फोर्स बढ़ जाएगी तो ब्लॉक जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लिप करना शुरू कर देगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देगा, जिसको हम स्टार्टिंग फ्रिक्शन कहेंगे या हम उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। एंड बिल्कुल उसी वक्त जिस पॉइंट पर इसने थोड़ा सा मूव करना शुरू किया था, उस पॉइंट का जो नाम है वो स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टार्टिंग फ्रिक्शन कहलाया जाता है। जब ब्लॉक स्टार्ट करता है मूव, द फ्रिक्शन ड्रॉप्स। जैसे ही वो ब्लॉक आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करता है, तो जैसे ही एक मरतबा वो चल जाता है तो फिर हम उसको उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं लगाते, क्योंकि एक मरतबा उसकी फ्रिक्शन टूट जाती है तो फिर उसकी डायनामिक फ्रिक्शन में वो फ्रिक्शन चेंज हो जाती है। और जो डायनामिक फ्रिक्शन है यानी ऐसी फ्रिक्शन जो मोशन की वजह से फ्रिक्शन हो, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। इसी वजह से गाड़ी या ये जो ब्लॉक है, एक मरतबा अगर आपने इसको मूव कर दिया तो फिर आप इसके ऊपर फोर्स कम लगाते हैं। ये जो फ्रिक्शन है हीट्स मटेरियल अप। अगर ज़्यादा ये बड़ा बारीला होगा सरफेस और इस सरफेस के ऊपर आप जाएंगे तो ये जो फ्रिक्शन है आपके मटेरियल को हीट अप कर देगी। अब ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस है कार का जो ट्रेवलिंग एट ए गिवन स्पीड टू स्टॉप। स्टॉपिंग डिस्टेंस असल में बराबर होता है थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जब आपने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद जब गाड़ी मुकम्मल नमूने से खड़ी हो गई, तो ब्रेक लगाने के बाद तक जो गाड़ी थोड़ी चली, इस पूरे टाइम को हम स्टॉपिंग टाइम और इस पूरे डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन स्टॉपिंग डिस्टेंस थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस का बना होता है। अब थिंकिंग डिस्टेंस ये होता है कि अगर हमें सामने कोई डेंजर सामने आता है और हमारा ब्रेन जो है वो थोड़ा टाइम लेता है सोचने में, जो डिस्टेंस हमें सोचने में या डिसीजन लेने में हमने कवर कर दिया, उस डिस्टेंस को हम थिंकिंग डिस्टेंस कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम इज कॉल्ड या इज नोन एज अ थिंकिंग डिस्टेंस। और थिंकिंग डिस्टेंस को भी हम मीटर्स में मेजर करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये गाड़ी आ रही है और इसी ने अभी अभी सोचा है कि ये सामने कोई मसला है, मैंने गाड़ी को स्टॉप करना है। तो ये जो इसको सोचने में इसको जो टाइम लगा, फ़र्ज़ करें इसने अभी सोचा और यहाँ तक जो टाइम इसको लगा ये पूरा ब्रेकिंग डिस्टेंस है। अब सोचने वाला टाइम या जो सोचने के टाइम पर जो उसने मुफासला ट्रेवल किया और ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ब्रेक के बाद, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस और थिंकिंग डिस्टेंस। अब ये जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ये कार को जब आप ब्रेक लगाते हैं तो कार ज़ाहिर बात है जल्दी स्टॉप नहीं होती। वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट ब्रेकिंग टू व्हेन दे स्टॉप। जब वो स्टॉप होती है तो उस टाइम तक वो कुछ मुफासला तय कर देती है, और वो जो उसने उस टाइम तक मुफासला तय ट्रेवल कर दिया उसको हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ये जो टोटल ब्रेकिंग डिस्टेंस और वो जो हमने पहले थिंकिंग डिस्टेंस पढ़ा, दोनों मिला के हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस देते हैं। थिंकिंग डिस्टेंस फ़र्ज़ करें हमने 2 मीटर ट्रेवल किया, ब्रेकिंग डिस्टेंस हमने 3 मीटर ट्रेवल किया, तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें 5 मिलना चाहिए। इस हिसाब से अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। हुक्स लॉ एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। रॉबर्ट हुक जो था वो तकरीबन 1635 में बोर्न हुआ था, और उसने एक इक्वेशन दी थी जो इलास्टिसिटी को डिस्क्राइब कर रही थी, यानी कि लचक को। हुक्सला ने डिस्कवर किया कि जो भी अमाउंट स्प्रिंग का जो स्ट्रेच हम करते हैं, जो भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जितनी फोर्स हम उसके ऊपर लगाएंगे, जितनी फोर्स हम उसको खींचने के लिए लगाएंगे, उतना वो स्ट्रेच होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ख्याल करना है कि वो फोर्स उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा ना हो। इफ़ यू डबल द लोड द एक्सटेंशन विल डबल। अगर हमने यहाँ एक वज़न लगाया है 1 किलो या 1 ग्राम, अगर हम यहाँ 2 ग्राम लगाएं तो फिर इसकी जो स्ट्रेचिंग है थोड़ी बढ़ेगी। अगर हम यहाँ 3 ग्राम लगाएं तो यहाँ 3 मीटर हो जाएगा, 4 ग्राम लगाएं तो 4 मीटर हो जाएगा। तो जितना हम लोड, ये जो लोड है, ये जो वज़न है, हम बढ़ाते जाएंगे, उतनी जो एक्सटेंशन है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ ये चीज़ समझ में आई कि जितनी ये लोड की फ़ोर्स बढ़ती जाएगी उतनी एक्सटेंशन की फ़ोर्स बढ़ती जाएगी। हुक्सला ने ये चीज़ डिस्कवर की थी कि जो अमाउंट है स्प्रिंग जो स्ट्रेच होता है वो प्रोपोर्शनल है टू द अमाउंट ऑफ द फोर्स।
जितनी फोर्स बढ़ती जाएगी उतनी स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी। अब ये देखें, वर्टिकल के हिसाब से फोर्स है और हॉरिजेंटल में आपकी एक्सटेंशन है। यहाँ तक अगर फोर्स बढ़ी तो यहाँ तक एक्सटेंशन बढ़ी, अगर फोर्स यहाँ तक आपकी बढ़ गई तो एक्सटेंशन हमारी यहाँ तक बढ़ गई। इसीलिए अगर आपकी फोर्स इस तक पॉइंट तक पहुँच गई है तो एक्सटेंशन भी इस पॉइंट तक डबल हो गई है। दैट इज़ इफ़ यू डबल द लोड द एक्सटेंशन विल डबल। अगर आप लोड को डबल करेंगे तो एक्सटेंशन भी डबल होगी। यही हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ कहता है कि कोई भी अगर स्प्रिंग हो, अगर आप उसके डिवाइड करें लोड फोर्स को, जो जो उसको आपने फोर्स दी है उसको डिवाइड करें जो उसने एक्सटेंशन ली है, फोर्स और एक्सटेंशन को आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा के कांस्टेंट का। तो वो जो के कांस्टेंट है हम उसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और वो हमें बताता है कि किसी भी मटेरियल की इलास्टिक लिमिट क्या है, उसकी स्ट्रेचिंग लिमिट क्या है। अगर हम उसको उसकी लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो सही नमूने से बिहेव नहीं करेगा। हमने अभी तक ये चीज़ समझी है कि हुक्स लॉ कहता है कि जितनी फोर्स यानी जितना लोड बढ़ेगा उतनी एक्स यानी एक्सटेंशन बढ़ेगी, उतना डिस्टेंस बढ़ेगा। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं तो उसकी जगह हम दो चीज़ें देखते हैं, एक इक्वल की साइन और दूसरा के की साइन। तो हमारा जो लास्ट में फार्मूला हो गया एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स। तो लोड इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्सटेंशन हमारे पास हो गया। अब ये जो के है, इस के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और इस के का अगर हमने वैल्यू लेना होता है, ये जो एक्स है फिर हम ये एफ के नीचे ले आते हैं। तो यही चीज़ ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग लिमिट लेना चाहते हैं तो फोर्स के वैल्यू को डिवाइड करें उसके एक्स के वैल्यू के साथ। अप टू पॉइंट एक्स द एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द लोड। ये जो x की पॉइंट है, ये जो एक्सटेंशन की लिमिट है, उस टाइम तक जितनी आप फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन बढ़ेगी, लेकिन उस x पॉइंट के बाद, उस इलास्टिक लिमिट के बाद उसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। बियॉन्ड पॉइंट x, अगर आप x पॉइंट से ज़्यादा जाते हैं यानी कि इसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा जाते हैं, टू बिहेव इलास्टिकली एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, अगर आप उससे कम होते हैं तो वो वापस अपनी जगह लौट आता है। लेकिन अगर आपने उसकी इलास्टिक लिमिट को तोड़ दिया, उसकी लिमिट से आपने आगे चल गए, तो वो स्प्रिंग आपका प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम प्लास्टिक को खींचते हैं तो वो लचकदार होती है लेकिन वो पीछे की तरफ मूव नहीं करती, वो लचक में ही चली जाती है। इसलिए वो स्प्रिंग भी जो है वो स्ट्रेच तो हो जाएगा लेकिन फिर वो अपनी तरफ वापस नहीं आएगा, तो वो परमानेंटली स्ट्रेच हो जाएगा। अब परमानेंटली स्ट्रेच तब हो जाता है जब आप उसको उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं। फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में रिलेटेबल हैं, लेकिन इन चीज़ों को के बारे में हमें जो चीज़ बताता है, या ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस हैं, ये हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से आती हैं। न्यूटन का लॉ कहता है कि अगर एक कार है जिसका मास m है और आपने उसको फोर्स लगाई न्यूटन n, और फोर्स हम किसको लगा रहे हैं, मास को, जिसका मास kg है। तो फोर्स लगाने के बाद इस मास के अंदर आगे की जानिब एक्सेलरेशन पैदा होगी। इसीलिए जो आपका फार्मूला है वो हो जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम जाहिर करते हैं F के साथ, मास को हम शो करते हैं M के साथ, एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं A के साथ। इन द सेम वे ये जो F इज इक्वल टू एम ए है, हम इसको बहुत और तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास फोर्स एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो, फोर्स और मास मिला हुआ हो, तो फोर्स अपान एम इज इक्वल एक्सेलरेशन लिखेंगे। अगर आपके पास मास मिला हुआ हो और अगर आपके पास फोर्स और एक्सेलरेशन मिले हुए हों और मास फाइंड करना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, एफ अपान ए इज इक्वल टू एम। नाउ एन एग्जाम्पल दैट वी मस्ट हैव टू ट्राई। फ़र्ज़ करें कि ये जो मास है गाड़ी का वो 3 किलोग्राम है। इस गाड़ी को फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की जानिब 12 न्यूटन है, और इस मोटर की जो फोर्स है जो इसको आगे की तरफ धकेल रही है वो 20 न्यूटन है। तो दोनों फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं, लेकिन जो फोर्सेस बची वो कितनी हैं, 20 फोर्स आगे की जानिब है और 12 फोर्स पीछे की जानिब है। तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। अब 8 न्यूटन फोर्स आगे की जानिब है यानी कि टू द राइट है। तो रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नतीजे में जो फोर्स हमें आई, रिजल्ट में जो फोर्स आई वो 8 न्यूटन है। अभी जो एक्सेलरेशन है हम उसमें फोर्स लिखेंगे। अब हम फोर्स ये भी नहीं लिखेंगे 12 न्यूटन, ये 20 न्यूटन भी नहीं लिखेंगे, हम फोर्स लिखेंगे ये 8 न्यूटन, ये जो फोर्स बची है।
अब इस 8 न्यूटन के साथ हम डिवाइड करेंगे इसका जो मास है। अब हमने यहाँ देखा मास इसका था 3 किलोग्राम। 8 के साथ हमने जब डिवाइड किया 3 तो हमें जवाब मिला 2.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये कि जिस एक्सेलरेशन के साथ ये कार इन दो फोर्सेस और इस मास के मौजूदगी में आगे की तरफ मूव करेगी वो एक्सेलरेशन 2.67 होगी। In the next video we will discuss about the movement of the force and the principles of the movement.